आज का जो विषय है वो बड़ा विचलित करने वाला विषय है, बड़ा पीड़ादायक विषय है। इस प्रदेश को लेकर, खासकर जो प्रदेश संघर्षों के बल पर हमें मिला है, हम लोगों ने समय समय पर इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इस प्रदेश की जनमानस की आवाज़ बनने के लिए हमने समय समय पर सड़कों से लेकर मीडिया के माध्यम से या अनेकों माध्यमों से अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया है। और इस संघर्ष में बराबर आप सभी मीडिया बंधुओं का सहयोग रहा है और आपके सहयोग से कई मामले उजागर हुए, कई मामलों पर कार्रवाई और कई कार्रवाई होने के बाद इस प्रदेश के भीतर सुधार आया। आज मैं आप लोगों को विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, विषय से अवगत करवाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूर्व में बहुत से विभागों के भ्रष्टाचार उजागर किए और ऐसे ऐसे बड़े भ्रष्टाचार थे जिन भ्रष्टाचारों ने इस प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज जो विषय है वो विषय शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर है। वो शिक्षा विभाग जिसकी स्थिति इस प्रदेश में डामाडोल हो चुकी है, वो शिक्षा विभाग जो इस पर्वतीय राज्य जिसे कहते हैं, उस पर्वतीय राज्यों में, पर्वतों में, पहाड़ों में जितने स्कूल हैं, वहाँ की जो उनका शिक्षा स्तर है या वहाँ के जो स्कूल है, उनसे वो अंदेशा या आइडिया लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की शिक्षा जो विभाग की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार शिक्षा जो विभाग है वो इस प्रदेश के अंदर संचालित हो रहा है। आज ये शिक्षा विभाग कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जकड़ में है, कुछ विभागीय मंत्री जो अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं कि हम शिक्षा विभाग के लिए ये कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। ऐसे विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी को भी सलाम करना चाहूँगा कि आपके विभाग में कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इस विभाग को बेचना शुरू कर दिया है, जिन्होंने इस विभाग को डुबोना शुरू कर दिया है। आप लोगों के संज्ञान में यदि मामले लाए जाते हैं तो उन मामलों को दबाने की प्रक्रिया अधिकारी से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक होती है। क्या जब कोई मामला आपके संज्ञान में लाया जाता है, क्या आपका नैतिक दायित्व नहीं है कि विभाग के अंदर बैठे उच्च अधिकारी, विभागीय मंत्री धन सिंह रावत जी या प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी उस पर कार्रवाई करें? कुछ समय पूर्व हम लोगों ने एक मामला उजागर किया था, वो माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक महावीर बिष्ट जी हैं, उनका हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही मामला उजागर किया और खुद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में जाकर वहाँ के मुख्य गेट पर बड़ा चार्ट चिपकाकर उसमें लिखा था कि भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करो। हमने उस गेट पर वो पोस्टर चिपकाने के बाद हमने खुद शिक्षा विभाग के जो सचिव है रमन जी, रविनाथ रमन जी, उनको भी पर्सनली उनके व्हाट्सएप पे वो लिंक भेजा था। उन्होंने देखा और उन्होंने उसके बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इनके खिलाफ जो पूर्व में कई जांचें हुई है, उन जांचों में, कई जांचों में, लगभग 3 से 4 जांचों में ये दोषी पाए जा चुके हैं। और दोषी जब पाए जा चुके हैं तो हमने, जब ये डायरेक्टर नहीं बने थे उससे पहले ही हमने विभाग को भी अवगत करवा दिया था, मंत्री को भी अवगत करवा दिया था, मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया था कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है या जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है, अगर माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर के रूप में आप उसे बना रहे हो तो शिक्षा विभाग का हाल क्या होगा। इस मामले को दबाने के लिए भरसक प्रयास ऊँचे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा, शिक्षा विभाग का जो विभागीय मंत्री धन सिंह जी हैं उनके द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा, सबके द्वारा किए गए। जब इसका संज्ञान नहीं लिया गया तो हमें मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हमने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में अपने नाम से एक जनहित याचिका दायर की। और जब जनहित याचिका पर जब सुनवाई हुई तो उस सुनवाई में कोर्ट ने फटकार लगाकर सरकार से जवाब मांगा, उन्हें नोटिस दिया और जवाब मांगा कि क्यों इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, जब यहाँ जांच में ये पाया गया है कि ये जो अधिकारी है ये दोषी पाया गया है और उसके बाद आप डायरेक्टर बना रहे हैं। जो दूसरी डेट लगनी थी उसमें उस दिन जज छुट्टी में थे तो डेट आगे बढ़ी और आज शायद सुनवाई है। उम्मीद है कि जो भी होगा अच्छा होगा। पर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस विषय को शुरुआत में इसलिए लेके आ रहा हूँ
कि कोर्ट में जो जवाब दिया है उस जवाब में लिखा है कि उस समय बोर्ड के एग्ज़ाम थे, हटाना संभव नहीं था, जबकि मामला पिछला दिसंबर 2023 का है। इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, पर आज जब कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट ने फटकार लगा दी है, तो ताज़ा मामला ये है कि 21 जून 2024 के ये लेटर हैं। और जो ये लेटर हैं, ये एक लेटर नहीं, कई लेटर, और इनमें कई नाम हैं जो स्थानांतरण किए गए हैं और महावीर सिंह बिष्ट के द्वारा किए गए हैं। ये उनका नाम है, साइन है, सब कुछ है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोर्ट में इन्होंने मान लिया कि हाँ इनके खिलाफ ये दोष सिद्ध हो चुके हैं और हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो किस अधिकार के तहत महावीर सिंह बिष्ट स्थानांतरण कर रहे हैं, जबकि एक जो जांच है केवल स्थानांतरण के आधार पर वो दोषी पाए जा चुके हैं इससे पूर्व। तो ये मामला ये है कि भाई ये कोर्ट को भी गुमराह करना चाह रहे हैं, ये मामला ये है कि ये शिक्षा विभाग को भी गुमराह करना चाह रहे हैं जो और लोग हैं, और इस प्रदेश की जनता को भी गुमराह करना चाह रहे हैं। ये शुरुआत मैंने यहाँ से की क्योंकि इस लड़ाई को हम आप लोगों के प्रेस के माध्यम से, सड़क के माध्यम से कोर्ट तक ले जा चुके हैं। ये शुरुआत इसलिए की। अब मामला आता है कि शिक्षा विभाग के हाल क्या है। शिक्षा विभाग में जो बड़े बड़े अधिकारी जो बिठा रखे हैं, जो वसूली एजेंट है, सीधी सी बात है, जो वसूली एजेंट बिठाए रखे हैं। हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ कुछ समय पूर्व कि हमारे इस प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसियों का जो खेला है वो बड़े धड़ल्ले से शुरू हो गया है। और इस शिक्षा विभाग के अंदर बीआरपी और सीआरपी के कुछ पदों क्या 1000 कुछ पद है, उन पदों पर नियुक्तियां होनी है और उन नियुक्तियों के लिए आउटसोर्स एजेंसियों को हायर करना है। हमें जब विश्वसनीय सूत्रों से शुरुआत में ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से अगर 1000 कुछ बीआरपी और सीआरपी के पदों को भरा जा रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खेल अंदर ही अंदर चल रहा है, जिसमें कुछ अधिकारी, कुछ विभागीय मंत्री और लेकर ना जाने कौन कौन लोग उसमें संलिप्त हैं, जो कि हजारों युवाओं के भविष्य को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जब हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हमारी टीम ने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया। हमारी टीम ने जब रिसर्च शुरू किया तो हमने पाया, क्योंकि हम आज तथ्य लेकर आए हैं, हमारी टीम ने तथ्य निकाले और हमने पाया कि वास्तव में फिर से जो भर्ती घोटाले, जो चोरी चकारी, जो युवाओं के भविष्य को बेचने को लेकर जो एक परिपाटी शुरू हुई थी, उस परिपाटी पर यहाँ का शिक्षा विभाग और यहाँ की सरकार फिर से चल पड़ी है। उन हजारों युवाओं के भविष्य को बेचने के लिए आउटसोर्स के नाम से एक भारी एजेंसी को लाया जाता है। ठीक है, आपने टेंडर खोला, उसमें कौन अप्लाई कर रहा है, कौन अप्लाई नहीं कर रहा है, जो मानक पूरे करेगी वो कहीं की हो। जब आपने ऐसी नीतियां बनाई है तो आप आइए करिए। वैसे तो नीतियां ये होनी चाहिए थी कि स्टेट लेवल की जो जॉबें हैं, आपको उनके लिए केवल स्टेट लेवल की एजेंसियों के माध्यम से ही परीक्षाएं आयोजित करवानी चाहिए, नियुक्तियां करवानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हाईकोर्ट के लिए भी भर्ती हुई और हाईकोर्ट की भर्ती एनटीए करवा रहा है, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी, जिन्होंने अभी नेट का पेपर लीक करवाया, नीट का पेपर लीक करवाया, और उसी एजेंसी ने यहाँ के हाईकोर्ट के पेपर करवा दिए। और हाईकोर्ट के पेपर भी जब करवाए तो यहाँ पर किसी को अप्रैल में टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है, किसी को 1 महीने बाद मई में टाइपिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जब इस पर रिसर्च हमने दोबारा शुरू किया तो हमने पाया कि एक एजेंसी जिसको इन्होंने लाया है और वो एजेंसी युवाओं के भविष्य को बेचने के लिए यहाँ पर स्थापित करी है। अब हमने उस एजेंसी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की। हमने कुछ सूचना के अधिकार में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, कुछ इधर उधर से जानकारियाँ इकट्ठी करनी चाहिए। और मुझे परसों से ये फॉर्म शुरू हुए हैं, मुझे उसके बाद कुछ युवाओं के फ़ोन आए कि हमने जो फॉर्म है वो भरे नहीं जा रहे हैं, पर कुछ युवाओं के फ़ोन आए कि फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर जो बाहर विज्ञापन में जो शैक्षिक योग्यताएं, जो मानक दिए गए हैं, अंदर जो फॉर्म को खोला जा रहा है तो उसमें ना जाने CCC मांगा जा रहा है, पता नहीं B लेवल मांगा जा रहा है, O लेवल मांगा जा रहा है, C लेवल मांगा जा रहा है। तमाम प्रकार के वो प्रमाण पत्र जो मुझे लगता है कि यहाँ के B.Ed डिग्री धारक जो इस पद के लिए योग्य हैं, उनके पास मुश्किल से 90% लोगों के पास नहीं होंगे। ये क्या दर्शाता है? क्या ये सेटिंग उस एजेंसी ने ऐसी करके आई है कि हमारे अपने बंदे जो होंगे उनको सेटल करने के लिए हैं? जब हमें ये सूचना मिली तो हमने एजेंसी के बारे में जानकारी इकट्ठी की।
एजेंसी के बारे में जब जानकारी इकट्ठी की तो हमने उसमें पाया कि एजेंसी तो मानक पूरे नहीं कर रही है। किस अधिकार के तहत यहाँ उत्तराखंड में आकर ये यहाँ पर जो इनका उद्देश्य है खरीद फरोख्त करने का, यहाँ के युवाओं के भविष्य को बेचने का, किस अधिकार के तहत यहाँ पर आई है। हमने पाया कि इसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से लेकर विभागीय मंत्री से लेकर तमाम प्रकार के लोग संलिप्त हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप भर्ती करवाइए, आपके मानक पूरे हो ना हो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये उत्तराखंड है। यहाँ पर बातें सामने आती है, खुलासे होते हैं, पर जांच तो हमने करनी है। जांच हम जब करेंगे नहीं तो कार्रवाई क्यों होगी। ये आश्वासन कंपनी एजेंसियों फर्मों को दिया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी की जब जानकारी मिली तो हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लेटर हेड पे मैं खुद गया। डायरेक्टर वंशीधर तिवारी से मैं शिक्षा निदेशालय जब गया तो उनसे मिला। वहाँ पर तमाम और अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी थे और उनको अवगत करवाया कि जो ये एजेंसी है ये इसके मानक पूरे नहीं कर रही है। इस एजेंसी को किस अधिकार के तहत ये टेंडर दिया गया। और दूसरी बात है कि जो उत्तराखंड की एजेंसियां थी जो मानक पूरे कर रही थी, उन एजेंसियों को आपने पीछे कर दिया और एक बाहरी एजेंसी को लाकर जो मानक पूरे नहीं कर रही है उसको आपने टेंडर दे दिया। कितनी बड़ी बात है। आज जो लड़ाई इस उत्तराखंड के भीतर लड़ी जा रही है, चाहे अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई है, भूकानून मूल निवास की लड़ाई है, यहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात है, वो सारी लड़ाइयाँ हैं। वो तो यहाँ पर साफ दिख रही है कि स्थानीय कंपनियों को, फर्मों को बाहर करके भारी कंपनी जो मानक पूरे नहीं कर रही है, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे मानक पूरे नहीं कर रही है। हमने ये लेटर दिया, इसमें 5 बिंदु हमने उन्हें दिए। हमने उन्हें एक बिंदु ये भी दिया कि विभाग से सूचना के अधिकार में दी गई सूचनाओं के आधार पर पाया गया अलंकृत लिमिटेड की निविदा को बिना ईएमडी धरोहर राशि को स्वीकार किया गया, जबकि अलंकृत लिमिटेड मध्यम उद्यम कंपनी है, जबकि ईएमडी धरोहर राशि में छूट केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कंपनियों को है। हमने ये पहले उनसे सूचना में मांगा और सूचना में उन्होंने जो दिया, सूचना में उन्होंने हमें जो दिया, उन्होंने हमें सूचना में जो दिया वो ये दिया कि भाई हमने मांगा कि इन्हें ईएमडी जो भरी है वो आप दे दीजिए कि किस प्रकार से हैं। उन्होंने ये दिया, इन्होंने भारत सरकार सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME वाला सर्टिफिकेट भेज दिया कि ये इसमें रजिस्टर्ड है और इसलिए इनको छूट दी गई है। अब इनकी जो शर्तें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि MSME में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों प्रकार की कंपनियां हैं, पर जो इसमें ईएमडी में जिस कंपनियों को छूट होती है वो केवल माइक्रो और स्मॉल जो लेवल की कंपनियां हैं उनको ईएमडी में छूट दी जाती है। ये इनके अपना जो नियमावली है वो कहती है। जब ये कहती है तो इसमें पाया गया कि जो ये अलंकृत जो लिमिटेड कंपनी है ये मीडियम वर्ग की कंपनी है, मध्यम वर्ग की कंपनी है, तो बिना धरोहर राशि के इसे कैसे एंटर होने दिया। सबसे बड़ी बात पहले ये है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गलती, और गलती हो गई थी, पर हमने जब सूचना दे दी थी तो उसके बाद क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। क्या इतना बड़ा खेल, ये करोड़ों का खेल है। करोड़ों के खेल के साथ साथ क्या अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का खेल है जिनकी नियुक्तियां होनी है। सबसे बड़ी बात है। अब इसमें मांगा गया था कि जो एक तो मांगा गया था कि भाई लघु और जो सूक्ष्म जो कंपनियां हैं उनके लिए ईएमडी में छूट होगी, बाकियों के लिए नहीं। अब इसके पास ये मीडियम जो वर्ग की कंपनी है इसके लिए छूट नहीं थी, पर इन्होंने ईएमडी नहीं लिए। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर मानक पूरे नहीं कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी जो शर्त है, सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई थी कि जो भी कंपनी आवेदन करेगी, जिस भी कंपनी को ये टेंडर मिलेगा, उस कंपनी के 3 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 3 ईयर्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। 3 साल का ऐसा अनुभव होना चाहिए जहाँ पर इन्होंने सेवा दी हो। तमाम प्रकार की 101 कंपनियों ने अप्लाई किया, उसमें से इन्होंने छंटनी की। पर जब इसका हमने देखा कि लास्ट 3 ईयर्स का जो इनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि इन्होंने एक शब्द है एग्जीक्यूटेड, जो शब्द है उसमें मुझे लगता है कि उस शब्द की परिभाषा इन्होंने बदल दी है। उसका मतलब होता है कि निष्पादित होना और कार्य पूर्ण होना।
मतलब अगर कोई मैं फॉर्म भर रहा हूँ और मुझसे मांगा गया कि बीए की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तो मैं डिग्री कंप्लीट ही दूंगा। अगर कंपनियों से मांगा गया था कि 3 साल जहाँ सेवा दी है वो अनुभव प्रमाण पत्र लगाइए, वो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, तो 3 साल कंप्लीट होना चाहिए था। अब हमने जब देखा, हमने जब इसकी जांच पड़ताल की और जब निकाला, ये सूचना का अधिकार में हमने लिया है, उसके बाद जब देखा गया तो इस कंपनी ने जो एक्सपीरियंस इसमें लगाया है, जो अनुभव लगाया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। मज़े की बात यह है कि इस कंपनी ने जो दर्शाया है कि हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, वो 12 दिसंबर 2022 से 11 दिसंबर 2025 को इनकी सेवा पूरी होगी, तब जाकर वो 3 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाकर आप पात्र होंगे, तब उस मानक को पूरा करेंगे। अब इसमें क्या मंत्री धन सिंह जी खुद इन्वॉल्व हैं? जो बिना मानक के अपात्र जो कंपनी है, उस कंपनी को आप जोर जबरदस्ती टेंडर दे रहे हैं। जिस कंपनी के पास पूर्व में 3 साल का कंप्लीट जो अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आप कैसे दे रहे हैं? हो सकता है कि इस बीच जो अभी आज की तिथि से और 11 दिसंबर 2025 की तिथि तक कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि इसे ब्लैकलिस्ट कर दें, कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो जाए इसे टर्मिनेट कर दें, कुछ ऐसे लांछन लग जाए, कुछ ऐसे आरोप लग जाएं, तो क्या तब भी ये कंपनी सही रहेगी? तो जब इनके पास पूरा अनुभव नहीं है, किस अधिकार के तहत उत्तराखंड की कंपनियों को बाहर करके बाहर की कंपनियों को लाकर यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये कैसी सोच है? ये पूरा खेल पूरा दिल्ली से चल रहा है, और दिल्ली से गुजरात की कंपनियां मंगाई जा रही है, दिल्ली से हरियाणा की कंपनियां मंगाई जा रही है, दिल्ली से एनसीआर दिल्ली की कंपनियां मंगाई जा रही है, राजस्थान की कंपनियां मंगाई जा रही है, जिसके जीते जागते उदाहरण समय समय पर आप लोगों ने देखे हैं। अब मैं ये प्रश्न विभागीय मंत्री धन सिंह राव जी से भी करना चाहूँगा और उस अधिकारी से भी करना चाहूँगा जिससे प्रदेश के अंदर 4-4, 5-5 बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपके हिसाब से इस विभाग में इतनी बड़ी अनियमितताएं और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आपको अवगत कराया कि आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो ये कंपनी को टेंडर दिया, ये मानक पूरे नहीं कर रही है। जिस कंपनी को टेंडर दिए हैं उसकी एएमडी जो राशि वो आपने ली नहीं है। तमाम प्रकार की जब अनियमितताएं हमने गिनाई तो उनको संज्ञान लेकर इसमें करेक्शन करके सही कर देना था। पर मुझे लगता है कि प्रेशर दिल्ली से इतना बड़ा है, अमित शाह जी ने या मोदी जी ने या दूसरे कोई मंत्री जी ने ये कहा होगा कि ये कंपनी मेरी है, मेरे व्यक्ति की है, उत्तराखंड में इस कंपनी को टेंडर मिलना चाहिए, और यही होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ हो सकता है विपक्ष मरा हुआ हो, यहाँ हो सकता है पॉलिटिकल लोग इस प्रकार की आवाज़ ना उठाएं, परंतु उत्तराखंड बेरोजगार के संज्ञान में, भोवी पंवार के संज्ञान में, भोवी पंवार की टीम के संज्ञान में जब जब ऐसे मामले आए हैं, हम लोगों ने जरूर ऐसे मामलों को उठाया है, क्योंकि ये प्रदेश हित का मामला है। यहाँ पर 1000 कुछ युवाओं की नियुक्ति होनी है, और वो नियुक्ति ऐसे जिम्मेदार पदों पर होनी है जो बीआरपी और सीआरपी जो पूरे स्कूलों के लिए जो वो करेंगे, सर्वे करेंगे, जिनके अंडर में स्कूल रहेंगे। तो ऐसे जिम्मेदार लोगों के लिए जब ऐसे गलत तरीके की कंपनियों से जब कहीं ना कहीं नियुक्तियां होगी, चयन प्रक्रिया होगी, तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश सही दिशा में नहीं जा रहा है, और इस प्रदेश की लड़ाई के लिए ऐसे भ्रष्ट कंपनियों को लाकर इस प्रदेश को बेचा जा रहा है। बात इतनी सी नहीं है, बात मैं और भी बताता हूँ। तो जब ये काम हुआ, हमने तो केवल विरोध इस कंपनी का किया जिसे गलत टेंडर मिला था। हमने ये नहीं कहा कि तुम किसी कंपनी को टेंडर दे दो या इसे दे दो उसे दे दो। हमने ये कहा कि इसे गलत मानकों के रूप में टेंडर मिला, इसका निरस्त करके आप जिसका बनता दो। अब दूसरे व्यक्ति भी जो उसके पीछे थे, जिनका नंबर आना था, वो भी कोर्ट चले गए, और ये कोर्ट का जजमेंट है और डबल बेंच का जजमेंट है। ये कोर्ट का जजमेंट है, ये मैं और आप और शिक्षा विभाग और ये तमाम प्रकार के लोग तय नहीं कर रहे। ये कोर्ट का जजमेंट है, इसमें चीफ जस्टिस रितु बहारी जी और राकेश थपलियाल जी जो जज है, ये डबल बेंच का जजमेंट है, और उसमें साफ साफ लिखते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि द पिटिशनर इज फुली क्वालिफाइड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, ही विल बी कंसर्न्ड फॉर द बिड। मतलब जो दूसरा व्यक्ति इस कंपनी के अलावा जिसका नंबर अब आना है, जिसे टेंडर मिलना है, वो कोर्ट गया कि ये इसके मानक पूरे नहीं हैं और इससे ईएमडी राशि भी नहीं ली गई है, जबकि ये मध्यम वर्गीय कंपनी थी और इसे छूट नहीं थी। तमाम प्रकार के जो तथ्य उन्होंने कोर्ट में रखे, और कोर्ट की डबल बेंच ने जजमेंट दिया उस व्यक्ति के लिए जिसका नंबर इसके बाद आना होगा।
मुझे लग रहा है शायद वो उत्तराखंड की कंपनी है, जहाँ तक मैंने उस पर रिसर्च किया, वो यहीं की एक कंपनी है। वो कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि भाई हमारा हक मारा जा रहा है, आपने गलत व्यक्ति को दे दिया। उसके पक्ष में डबल बेंच जजमेंट देता है कि दिस इज ए फुली क्वालिफाई, मतलब आप क्वालिफाई और इस पर वो किया जाए। पर हमारे अधिकारी इतने समझदार हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि डबल बेंच की कोर्ट के जजमेंट के बाद वो अपनी फिर एक बैठक बिठाते हैं और उस बैठक में उस कोर्ट के जजमेंट पर चर्चा करके दोबारा उस कोर्ट के भी निर्णय को नकार के अपना आगे बढ़ जाते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि परसों से ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की शुरू हो गई है। तो क्या ये अधिकारी इतने बड़े हो गए हैं कि कोर्ट के जजमेंट को दरकिनार करके, इनके पास ऑप्शन था, अगर डबल बेंच का जो जजमेंट आया, इनके पास ऑप्शन था कि रिव्यू में जाते, रिव्यू पिटीशन डालते या सुप्रीम कोर्ट जाते। जब आपने ये दोनों चीज़ें नहीं की तो आपको तो ये कोई अधिकार नहीं था कि आप समिति बनाते, उसका वो करते और तमाम प्रकार की चीज़ें करते। अब यहाँ से भी ये चीज़ें हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ें सामने आ रही है, इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इनका बचाव कौन कर रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब कोर्ट जजमेंट दे रहा है, उसके बाद आप इस प्रकार की हरकतें कर रही है। और हमारी टीम और रिसर्च कर रही है, हमने पाया कि जो इन्होंने बैठक दिखा रखी है, जो कोर्ट में जवाब दिया है, उस तिथि की जो बैठक दिखाई है, मुझे तो अभी विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है और हम उस चीज़ को मंगा डालेंगे। जो तिथि दी गई है कि इस तिथि को इतने से इतने समय में एक बैठक की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया, वो बैठक हुई नहीं है। उस बैठक के भी सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी वीडियोज मंगाए जाएंगे। वंशीधर तिवारी तो क्या, पूरी लॉबी, जिन 15-16 कर्मचारियों के, अधिकारियों के जिनके साइन है, सुद्धोवाला जेल में चक्की पीसेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत मामला है, ये मामला ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत मामला है, प्रदेश हित से जुड़ा हुआ मामला है, शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि महावीर बिष्ट वाले मामले में हमने पहले सड़कों पर संघर्ष किया, फिर हम जनहित याचिका लगाकर हम कोर्ट गए, उसमें जजमेंट आया और फटकार लगाए और आज उसमें फाइनल डिसीजन होना है। आज कोर्ट में वो वीकली उसमें लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि आज बड़ी अच्छे तरीके से उसमें बहस होगी, सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं हमारे इस प्रदेश की एक भ्रष्ट जो अधिकारी है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कोर्ट डिसीजन देगी। पर इसके बाद इतने अधिकारी लाइन पर लगे हुए हैं और आपने शायद इसका देखा नहीं कि कितने अधिकारी है। ये साइन देखो ना कितने, अब इतनों की दिखाइए कितने तारीख को हमने बैठक की है और उस तारीख को बैठक ही नहीं हुई है। अरे जब बैठक ही नहीं हुई तो हम तो फुटेज मांगेंगे, हम वीडियोज मांगेंगे कि उस तारीख की, उस तिथि की, उस दिना की हमें वो दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर विभागीय मंत्री ने वसूली एजेंट बिठाए हुए हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री ने खुद वसूली एजेंट बिठाए हुए हैं? ये प्रश्न है। और वंशीधर तिवारी जो मुख्य रूप से इसमें हैं, जिनको हमने अवगत भी करवाया, भाई गलत हो रहा आप सही कर दीजिए, उन्होंने सही करने की बजाय इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 4-5 विभागों में शायद हेड बना रखे हैं उनको, MDDA में है, सूचना आयोग में है, इधर शिक्षा में है, तो ये तो तमाम विभागों को भेज देंगे अगर ऐसे अधिकारी ऐसे पदों पर बैठे रहेंगे। तो आज आप लोगों के सामने इस विषय को रखने का ये उद्देश्य था कि ये प्रदेश वास्तव में जिस भ्रष्टाचार की आग में जल रहा है और जो भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, ये मैसेज हमारा उत्तराखंड प्रदेश की जनता को है कि वो भ्रष्टाचार की लड़ाई तो जारी रहेगी, पर आपको ये तय करना है कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में कौन कौन साथ रहेगा। इन लोगों ने इस प्रदेश को बेच दिया है, इन लोगों ने इस प्रदेश का बंटाधार कर दिया है। यहाँ खनन भी भारी हैदराबाद से कंपनी को लाकर पूरा कर दिया है। खनन तो छोड़िए, लेबर तक हैदराबाद से आ रही है, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? तो ये तमाम बिंदु है, अगर बोलने लग जाएं तो वो चीज़ें करने लग जाएं तो बहुत कुछ हो जाएगा। पर ये आपको अवगत करवाना था, आपके संज्ञान में लाना था। ऐसे तमाम प्रकार के अधिकारियों की हमने कुंडलियाँ खंगाली है और पूरी टीम लगी हुई है कि समय समय पर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने ऐसी चीज़ें रखेंगे। तो ये सारा विषय था और इस विषय को हमने समझा कि बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर विषय है और आप लोगों के सामने हमने रखना चाहा, इसीलिए आप लोगों के सामने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और कुछ ही दिनों में कुछ बड़े अधिकारी जिनके भ्रष्टाचार आसमान को छू रहे हैं, उनके भी मामले उजागर होंगे और तमाम प्रकार की चीज़ें।
तो मैं अभी कहा था कि कोर्ट में भी आज सुनवाई हो रही है और सुनवाई हो रही है और चल रहा है। कोर्ट से अभी एक सूचना मिली है कि अभी हाई कोर्ट नैनीताल ने महावीर सिंह बिष्ट के संबंध में फटकार लगाई है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्यों रखा गया है। अब जब फटकार लगाई गई है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कोर्ट को तो माननीय न्यायालय को हटाने के आदेश देने चाहिए, परंतु अगर हटाने के आदेश नहीं दिए, देखिए हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे जो लड़ाई का तरीका है वो लोकतांत्रिक है। हमारे जो संस्कार है उन संस्कारों में रहकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। परंतु अगर हम मामले उजागर करते रहे, कार्रवाई हुई नहीं, तो संस्कार जो है शायद थोड़ा हमें साइड करने पड़ेंगे। हम ऐसे अधिकारियों को और ऐसे नेताओं के मुंह काले भी करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हाथ टांग भी तोड़ेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ जूते की माला पहनाएंगे और घसीट कर बाहर भी निकालेंगे। मुझे लगता है कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें लड़ी और आगे भी बढ़े और हमें सफलता भी मिली है। पर जहाँ पर वो हमारा जो मेथड है वो जो काम नहीं करेगा, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि उसके लिए भी टीम तैयार है और वो टीम किसी के हाथ तोड़ेगी, टांग तोड़ेगी, संबंधित अधिकारी अपने आप जिम्मेदार है। हम पहले 2-3 बार अवगत करा देते कि आप गलती कर रहे हैं, उसके बाद कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं मानेगा, तो समय रहते और अच्छे समय देखते उसको हाथ टांगे भी तोड़ी जाएगी, मुंह काला भी करा जाएगा और जनता के बीच में भी खींचा जाएगा। ये मैं आज ऑन द कैमरा मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जी जी दो कंपनियों के बीच में जी जी आउटसोर्स से जो कर्मचारी लिए जाएंगे, लेकिन वो जिम्मेदार पद है, डीओसी और सीएससी के जो पद है वो जिम्मेदार पद है। यदि आउटसोर्स के माध्यम से लिए जाते हैं तो शिक्षा विभाग की जो गुणवत्ता है वो किस हद तक जाएगी? देखिए, हमने तो आउटसोर्स का पूरे प्रदेश के भीतर पुरजोर से विरोध किया है कि आउटसोर्स से कोई भी भर्ती नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने पहले 12वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हमने बीएड किया है और करणपुर जैसी जगह पर रहकर हमने रात दिन चप्पलें घिसी है, तैयारी की है। हमें पता है कि आउटसोर्स से कौन लोग जा रहे हैं। आउटसोर्स से अधिकारियों और कर्मचारी और नेताओं के जो लोग हैं वो जाएंगे, पर हमने उस चीज़ को झेला, हमने खुद तैयारी की है। हम जानते कि एक बच्चा कितनी मेहनत करता है। हमारा तो ये स्टेटमेंट है कि आउटसोर्स वैसे बंद होना चाहिए, पर देखिए हमारे जो दायरे में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में हम जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार मान नहीं रही है, पर सरकार फिर भी आउटसोर्स कर रही है, तो कम से कम आउटसोर्स करने के लिए कोई मानक पूरे जो कंपनियां करें, जो पारदर्शी कंपनियां हो, वो कंपनियां तो हो। अभी जब पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की जैसे अहम पदों पर जब भर्ती करवाई गई तो केबीएम इंस्टा ऐसे कुछ एक कंपनी थी, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। हमने उस समय विरोध किया और गजब की बात देखिए कि कल या परसों में ही वो कंपनी को कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड किया गया है या उस कंपनी को जुर्माना लगाया गया है। तो ऐसी कंपनियों से जब कराओगे तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश का भला नहीं होने वाला। आपने कहा, मैं कह रहा हूँ आउटसोर्स का घोर विरोधी हूँ, बंद होना चाहिए, पर अगर कर भी रहे हैं तो पारदर्शी कंपनियों से, ईमानदार लोगों से इससे करवाइए और एक उसके लिए कीजिए। डायरेक्टर के लिए इनका अनुमोदन के लिए गया था वायु मंत्री जी के पास, तो क्या इनकी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं गई थी जो आप कह रहे थे 2-3 पद में इनसे पहले ही जांच में दोषी पाए गए थे महावीर सिंह? देखिए, हमने कम से कम महावीर सिंह बिष्ट जी जब अपर निदेशक थे, जब निदेशक नहीं बने थे, तो हमने कम से कम 100 प्लस पेजों की एक फाइल पूरे सचिवालय के अंदर, शिक्षा सचिव को हो, उसके और जो अधिकारी हो, मुख्य सचिव हो या मुख्यमंत्री हो या विभागीय मंत्री हो, 100 पन्नों से अधिक की एक फाइल जिसमें तमाम प्रकार के तथ्य लगे हुए थे, जो उन पर जांचें हुई थी और जांचों में जहां दोषी पाए गए थे वो सब लगी हुई थी। और उसके बाद भी अगर विभाग निदेशक बना देता है, डायरेक्टर बना देता है, जिसमें आरोप सिद्ध हो रखे हैं कि महावीर सिंह बिष्ट पे ये आरोप सिद्ध होता है और इन पर चार्जशीट होनी चाहिए, और चार्जशीट बनी हुई है। और चार्जशीट जब बनी हुई थी तो विभागीय अधिकारियों ने मंत्री जी को दी, मंत्री जी ने अपने तिजोरी में उस चार्जशीट को रख दिया। अब जब कोर्ट की फटकार लग रही है तो अब आनन फानन में होनी नहीं चाहिए।